शंकरपुरा नाम के एक गांव में राजपूत परिवार अपनी हवेली में पीढ़ियों से रहता आ रहा है। राजपूत परिवार में राजन के दादाजी मोहन सिंह, साथ ही राजन के माता पिता रजनी और नरेंद्र अपने इकलौते बेटे राजन के साथ रहते हैं। नरेंद्र का एक मित्र था राखा, जो लंबे समय से बीमार था। उसने नरेंद्र से वचन लिया कि क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरी बेटी की पालन पोषण करोगे। नरेंद्र ने अपनी मित्र की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए हाँ कह दिया। अपने मित्र के मृत्यु के बाद नरेंद्र दिव्या को अपने घर ले आता है, साथ ही अपने पिता और पत्नी को अपने मित्र से किए वचन के बारे में बताता है। मोहन सिंह और रजनी दिव्या को घर में रखने के लिए मान जाते हैं। रजनी दिव्या को अपनी बेटी की तरह मानने लगती है और उसका पालन पोषण भी अच्छी तरह से करती है। राजन और दिव्या साथ में ही खेलकर बड़े होते हैं। कुछ सालों बाद जब राजन और दिव्या 6 वर्ष के हो चुके होते हैं तो रजनी और नरेंद्र की मृत्यु हो जाती है। अब राजन और दिव्या साथ ही पूरी हवेली की जिम्मेदारी दादाजी के ऊपर ही आ जाती है। मोहन सिंह राजन और दिव्या को गांव के ही एक अच्छे शिक्षक के पास पढ़ने के लिए भेजते हैं। दिव्या का व्यवहार राजन के लिए बचपन से ही बहुत अजीब होता है। जब भी कोई दूसरी बच्ची राजन के पास बैठती है तो दिव्या को यह अच्छा नहीं लगता और वो उसे गुस्से से वहाँ से भगा देती है और खुद राजन के पास जाकर बैठ जाती है। फिर स्वयं ही हंसने लगती है। अब राजन 12 वर्ष का हो चुका है और वो स्कूल में पढ़ता है। वैसे तो राजन के बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन दिव्या राजन को उनके पास जाने ही नहीं देती थी। वो उसे अपने तक ही उलझाए रखती थी। अब राजन की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है तो दादाजी उसे गांव से बाहर कॉलेज भेजना चाहते हैं। राजन अपने दादाजी की बात मान लेता है। जब दिव्या को यह पता चलता है कि राजन गांव से बाहर कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहा है तो वो भी राजन के साथ बाहर पढ़ने जाने को जिद करती है। दिव्या दादाजी से कहती है, दादाजी क्यों मैं राजन के साथ पढ़ने नहीं जा सकती। दादाजी कहते हैं, मैं तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दादाजी कहीं न कहीं ये जानते थे कि दिव्या का राजन के साथ रहना ठीक नहीं है, इसलिए वो दिव्या को भेजना नहीं चाहते थे। दादाजी राजन से कहते हैं, बेटा राजन, अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। राजन कहता है, दादाजी मैं अच्छे से रहूंगा और आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। दिव्या तुम अपना और दादाजी का ख्याल रखना और अच्छे से रहना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। राजन के जाने के बाद दिव्या अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है। फिर अचानक से स्वयं को आईने में देखती है और बातें करने लगती है। दिव्या कहती है, दादाजी ये आपने ठीक नहीं किया। आप राजन को मुझसे अलग नहीं कर सकते हैं। इतना कहने के बाद दिव्या घर से बड़बड़ाते हुए बाहर आ जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है। दिव्या इतनी गुस्से में होती है कि उसे पता भी नहीं चलता वो जंगल के अंदर चली जाती है। जंगल के अंदर जाकर दिव्या देखती है कि एक आदमी काले कपड़े पहनकर हड्डियों के साथ बैठा है। दिव्या उस आदमी से पूछती है, आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो आदमी कहता है, मैं एक तांत्रिक हूँ और यहाँ पर अपनी साधना कर रहा हूँ। मूर्ख लड़की, तुम्हें पता नहीं, रात के अंधेरों में घने जंगलों में नहीं आया करते। तुम्हें डर नहीं लगता? तो दिव्या कहती है, मुझे डर नहीं लगता। मैं बस दूसरों को डराना चाहती हूँ। मैं उनकी जिंदगी नर्क बना देना चाहती हूँ जो मुझसे मेरी खुशी छीनना चाहते हैं। तांत्रिक बाबा दिव्या को गुस्से में देख मन ही मन सोचता है, इस लड़की में तो बहुत गुस्सा भरा हुआ है। ये मेरे काम आ सकती है। अच्छा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करने की विधि बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जिससे कोई भी मेरे रास्ते का कांटा ना बन सके। आप जो चाहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरी इच्छा पूरी करनी है। इतना कहने के बाद दिव्या वहाँ से चली जाती है और वह अगले दिन फिर जंगल में आती है।
कई दिनों तक दिव्या ऐसे ही तांत्रिक बाबा के पास आती है और वो जो भी कहते हैं दिव्या करने के लिए तैयार हो जाती है। तांत्रिक बाबा दिव्या को काले जादू की शिक्षा देते हैं और दिव्या भी तांत्रिक की तरह मंत्रों का उच्चारण करती है। इधर राजन कई दिनों के बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर गांव वापस आ जाता है। दादाजी राजन से कहते हैं, तो कैसी हुई हमारी बच्ची की पढ़ाई? सब कुछ ठीक तो था ना? राजन कहता है, ये लीजिए दादाजी, ये है मेरी ग्रेजुएशन की टोपी और प्रमाण पत्र। ये इसलिए कि आपका पोता अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका है। दादाजी कहते हैं, चलो मान लेते हैं तुमने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है। अब तुम शादी कब करोगे? राजन दादाजी की बात को टाल देता है और वहाँ से जाते जाते कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सुनकर मोहन सिंह कहता है, बेटा शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, वो भी जल्दी से जल्दी। राजन दादाजी से दिव्या के बारे में पूछता है तो दादाजी उससे कहते हैं, उसने कहा कि वो अपने किसी दोस्त के घर गई है, कल सुबह ही आएगी। दादाजी राजन से फिर एक बार शादी कर लेने की बात को कहते हैं। दादाजी कहते हैं, बेटा राजन शादी कर लो, मेरी मृत्यु के बाद तो तुम्हें ही अपने वंश को आगे बढ़ानी है। इसके बाद तो मुझे दिव्या के लिए भी रिश्ता ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। राजन कहता है, दादाजी आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, मैंने आपकी बात को कभी टाली है? इतना कहकर राजन खुशी से खाना खाने लगता है तो दादाजी ये जान जाते हैं कि राजन के मन में दिव्या के लिए कुछ भी नहीं है और वो अब राजन की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा सकते हैं। तो वहीं रात को राजन अपने कमरे में बैठा था, तभी यह सुनकर कि राजन वापस आ गया है, दिव्या दौड़ते हुए उसके कमरे में आती है। राजन उससे कहता है, अरे दिव्या, तुम इतनी रात को भागकर क्यों आ रही हो? दिव्या खुशी से कहती है, राजन मैंने सुना तुम वापस आ गए, इसलिए मैं भागते हुए तुमसे मिलने आई। राजन कहता है, लेकिन इस वक्त तुम्हें भाग के आने की क्या जरूरत थी? तुम तो कल भी मुझसे मिल सकती थी। राजन और दिव्या दोनों बातें करने लगते हैं और राजन उसे अपनी कॉलेज की सारी बातें बताता है कि वहाँ क्या क्या हुआ और उसने क्या किया। दिव्या भी यहाँ की सारी बातें राजन से कहती है और वो दोनों रात भर ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तो वहीं दूसरी सुबह जब दादाजी चाय पीते हैं तो वो अपने नौकर साहू को बुलाते हैं। साहू साहू। तभी साहू अंदर से बाहर आता है। हाँ मालिक बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? दादाजी साहू से कहते हैं, अरे साहू, मुझे जल्द से जल्द राजन की शादी करानी है, तो उसके लिए एक सुंदर सी कुशल लड़की चाहिए। साहू कहता है, हाँ मालिक, मेरे नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है, कहे तो मैं बात चलाऊं? दादाजी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं खुद ही उनके पास जाऊंगा अपने पोते का रिश्ता लेकर। दूसरी सुबह मोहन सिंह उस लड़की के पिता के घर जाता है और अपने पोते की रिश्ते की बात करता है। कमलेश यह सुनकर खुश हो जाता है कि उसकी बेटी के लिए एक बड़े घर का रिश्ता आया है। वो खुशी से इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। उसी दिन मोहन सिंह राजन को बताता है कि उसने राजन के लिए एक सुशील लड़की पसंद कर ली है और राजन भी उसे अच्छी तरह जानता है। राजन कहता है, दादाजी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। उनकी ये सारी बातें दिव्या अंदर से सुन रही होती है तो दिव्या को लगता है कि वो लोग उसके बारे में ही कह रहे हैं। वो मन ही मन खुश होने लगती है। उसी रात मोहन सिंह जब अपने कमरे में बैठा था तो उसने देखा कि दिव्या घर से निकलकर आधी रात को कहीं जा रही है, लेकिन इस बार उसने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। दिव्या के बाहर निकलते ही मोहन सिंह ने भी दिव्या का पीछा किया तो उसने देखा दिव्या जंगल के अंदर एक तांत्रिक बाबा के साथ बैठी थी। वो दिव्या को तांत्रिक बाबा के साथ बैठा देख हैरान हो गया। मोहन सिंह समझ गया कि दिव्या रोज रात को यहाँ आकर जादू टोने सीखती है। मोहन सिंह उन दोनों की बात ध्यान से सुनता है। वो तांत्रिक बाबा दिव्या से किसी क्रिया के बारे में कह रहा था और ये भी कि उसे इसमें 2 दिन लगेंगे।
इस 2 दिन में दिव्या को इसी जंगल में रहना होगा, वो कहीं भी नहीं जा सकती। मोहन सिंह कहता है, अब तो मुझे राजन की शादी जल्द से जल्द करवानी होगी। इतना कहकर वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है। तो वही मोहन सिंह ये जानकर कि दिव्या 2 दिन तक घर नहीं आने वाली है, पर राजन की शादी मीरा के साथ गांव के ही पुराने मंदिर में करवा देते हैं। तो इधर दिव्या अपनी शक्ति का प्रयोग करना लगभग सीख ही चुकी थी। मोहन सिंह कहते हैं, सदा खुश रहो और भगवान तुम लोगों को बुरी नजर से बचाए रखे। राजन की शादी करवाने के बाद मोहन सिंह यह सोचता है कि अब उसका पोता सुरक्षित है। इधर मीरा का गृह प्रवेश हो जाता है और लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं। तभी कुछ ही देर बाद वहाँ पर दिव्या भी चली आती है। दिव्या घर में इतने लोगों की भीड़ देखकर सोच में पड़ जाती है। तभी उसकी नजर राजन और उसके साथ बैठी मीरा पर पड़ती है। दिव्या राजन और मीरा को विवाह के कपड़ों में देख चौंक जाती है और कहती है, राजन, तुमने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और फिर गुस्से से कहती है, ये जरूर इस बुढ़े का काम है, इस बुढ़े ने ही सब कुछ किया होगा। तुमने ये सब ठीक नहीं किया मोहन सिंह, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। इतना कहकर दिव्या गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दिव्या अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग अब इंसानों पर भी करने लगी थी। वो अब इंसानों की बलि देने लगी थी। कई महीने बीत चुके हैं। राजन अपने दादाजी और मीरा के साथ बहुत ही खुश है। मीरा देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त है और उसने घर पर ही देवी माँ की स्थापना करवा दी है। अब वो हर दिन देवी माँ की पूजा करती है। तो वही मोहन सिंह अपने कमरे में बैठा था, तभी राजन और मीरा वहाँ पर आते हैं। राजन अपने दादाजी से कहता है, दादाजी, आपके लिए खुशखबरी है, मैं पापा बनने वाला हूँ और आप परदादाजी। मोहन सिंह ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, राजन बेटा, अब तुम्हें अपना और अपने परिवार का और भी ख्याल रखना होगा। सदा खुश रहो और अपने परिवार को बुरी नजर से बचाए रखो। उसी रात जब मोहन सिंह घर में अकेला बैठा था, तभी वहाँ पर दिव्या आती है। दिव्या मोहन सिंह से कहती है, क्यों रे बुढ़ाऊ, ये तेरा ही किया धरा है ना? तूने ही राजन की शादी उस लड़की से करवाई। मोहन सिंह कहते हैं, हाँ, मैंने ही राजन की शादी मीरा से करवाई, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई में जान चुका था। तो अब इसका परिणाम भी भुगत। दिव्या अपनी शक्ति से मोहन सिंह की आवाज बंद कर देती है और वो चिल्ला भी नहीं पाता है। देखते ही देखते पूरा कमरा धुएं से भर जाता है और मोहन सिंह का दम घुटने लगता है। वो कहता है, तुम वैश्या कहीं की, ये तुमने क्या किया? इतना कहते ही मोहन सिंह का दम घुट जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दिव्या मोहन सिंह को मरा हुआ देख मुस्कुराने लगती है और गुस्से में कहती है, अब उस मीरा की बारी, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। इधर राजन अपने दादाजी को मरा हुआ देख कहता है, दादाजी, क्या हो गया आपको? दादाजी, उठिए ना प्लीज। इतना कहकर वे लोग रोने लगते हैं क्योंकि मोहन सिंह मर चुका था। और इस कहानी का ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस स्टोरी के दूसरे पार्ट को देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।